डियर फ्रेंड्स, आज हम एनफोर्सेबिलिटी के जो असेंशियल्स का नेक्स्ट एलिमेंट है फ्री कंसेंट, उसको टेकअप करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दो चीजें समझ ली थी फ्रेंड्स। एक हमने समझ ली थी कंसिडरेशन और एक हमने समझ ली थी चीज कॉम्पिटेंट पार्टीज। आज हम अपने एसेंशियल एनफोर्सेबिलिटी की एसेंशियल एलिमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक टेकअप कर रहे हैं फ्री कंसेंट। इस फ्री कंसेंट को थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं अपने दो लेक्चर्स में कवर करूंगा, दो वीडियोस में कवर करूंगा। तो नाउ लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे फ्री कंसेंट में दो चीजें आ रही है, फ्री और एक कंसेंट। और लॉ ने पहले कंसेंट डिफाइन करा है, उसके बाद लॉ ने डिफाइन करा है आपका फ्री कंसेंट। तो हम पहले कंसेंट का मतलब समझते हैं। लॉ क्या बोलता है? टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन अ सेम सेंस। इफ कंसेंट इज मिसिंग, एग्रीमेंट इज void ab initio। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। A is having a two cars, Maruti and Honda. A wanted to sell Maruti car. B is not aware of that A is having two car. B is aware that A is only Honda car. B offers to buy A car. A agreed. This agreement between A and B is void ab initio as consent is missing. Consent क्यों मिस हो रही है? Because they do not agree on the same thing in a same sense. B wanted to buy Honda car, A wanted to sell Maruti car. तो यहाँ पे एक लाइन और बोली जाती है कंसेंट के लिए, जिसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वर्ड मीटिंग ऑफ माइंड्स। यहाँ पे इसके पीछे की इंटेंशन क्या है? देखिए, जब हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही है तो दोनों पार्टी के ऊपर उनकी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही है। अब ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही है, इसका मतलब उनको उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन को पूरा भी करना है। बट उनको ये तो समझना है कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट क्या हो रही है। इस एग्जाम्पल में ए को सेल करनी थी मारुति कार, बी को बाय करनी थी होंडा कार। तो दोनों के माइंड में ऑब्लिगेशन से डिफरेंट थी। तो जब दोनों के माइंड में ऑब्लिगेशन से डिफरेंट है, तो हाउ दे कैन मीट देयर ऑब्लिगेशंस। हेंस, तो कंसेंट के बारे में जो लाइन बोली जा रही है, टू और मोर पर्सन हैज सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। इफ कंसेंट इज मिसिंग, एग्रीमेंट इज void ab initio। आप कंसेंट लिख सकते हैं सिनोनिम मीटिंग ऑफ द माइंड। तो अगर कंसेंट में से एग्रीमेंट void ab initio है, अब पॉइंट आता है सर कंसेंट तो है, बट लॉ ये बोल रहा है कि कंसेंट फ्री नहीं है। अब फ्री कंसेंट को लॉ ने कैसे डिफाइन करा है, वो हम टेकअप करते हैं फ्रेंड्स। If consent is present, but if it's not free, then contract is voidable except in case of mistake at the option of agreed party whose consent is not free। यहाँ पे देखिए, अभी हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि अगर आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका एग्रीमेंट void ab initio है। सेकेंडली, जब एग्रीमेंट में पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट, इवन देन योर एग्रीमेंट इज void ab initio। बट यहाँ पे अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, अभी मिस्टेक को छोड़ देते हैं, इन जनरल हम बोल रहे हैं अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। और हमने ये पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट voidable का मतलब क्या है कि एक पार्टी को लॉ राइट दे रहा है। कौन सी पार्टी को लॉ राइट दे रहा है? एग्री पार्टी, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो लॉ उसको राइट दे रहा है ही कैन रिस्काइन। रिस्काइन का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो कैंसिल कर सकता है और चाहे तो ही कैन कंटिन्यू विद दैट कॉन्ट्रैक्ट इवन उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो एग्रीमेंट इज नॉट void ab initio, rather कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। हाँ, अगर हमने ऊपर पढ़ा कंसेंट ही नहीं है, ये चीज ही नहीं है, देन एग्रीमेंट इज void ab initio। बट अगर कंसेंट है, वो फ्री नहीं है, तो लॉ सिर्फ एग्री पार्टी को ऑप्शन दे रहा है कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, कंटिन्यू करना है। बट दैट एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट डज नॉट मेक द एग्रीमेंट void ab initio। अब लॉ क्या कहता है? कंसेंट इज फ्री व्हेन इट नॉट कॉज बाय दीज 5 थिंग्स। अगर कंसेंट में ये पांचों में से कोई भी चीज प्रेजेंट है तो कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। और आपकी कंसेंट में ये पांचों एलिमेंट नहीं है तो आपकी कंसेंट को फ्री माना जाएगा। और ये पांचों एलिमेंट्स को वर्ड्स, एक एक वर्ड को डिफाइन करा है, उसकी सिग्निफिकेंस बताई है, उसका क्या कहते हैं इम्पैक्ट बताया है।
तो आज हम दो टॉपिक कोशिश करेंगे कवर करने की। एक करेंगे कोएर्जन और एक करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोएर्जन का मतलब क्या होता है, फिर मैं अपना सेम स्टाइल पे चल रहा हूं। डेफिनेशन कोएर्जन की लंबी है तो मैंने उसको पॉइंट में कर लिया। कोएर्जन इज कमिटिंग एनी एक्ट forbidden by Indian Penal Code, threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code। इसका मतलब अगर हम कोएर्जन की डेफिनेशन को बोले तो यहाँ तो आदमी ने एक्ट कर दिया, कमिट कर दिया है जो एक्ट इंडियन पेनल कोड में फॉरबिड करी है, प्रोहिबिट करी है, या वो कमिट कर रहा है या वो थ्रेट कर रहा है कि मैं ये एक्ट कर दूंगा। मीन्स या तो उसने एक्ट कर दी है या वो थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है कि मैं एक्ट कर दूंगा। कौन सी एक्ट? विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। अब इंडियन पेनल कोड क्या है? इंडियन पेनल कोड एक क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। क्रिमिनल लॉ गलत बोल गया, इंडियन पेनल कोड एक मतलब वो ये बताता है कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज के ऊपर हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, इम्प्रिजमेंट करेंगे। इंडियन पेनल कोड इज ऑल टुगेदर एक लॉयर्स का पार्ट है। सीए का कभी इसको पूरे कुरिकुलम में सीए को इसको नहीं पढ़ना है, तो आपको ये कुछ नहीं पूछा जाएगा कि साहब बताओ ये एक्शन इंडियन पेनल कोड में पनिशेबल है नहीं है। आपको क्वेश्चन में सिंपल आएगा, दिस इज पनिशेबल, दिस इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पेनल कोड। कमिटिंग एन एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, दो चीजें हो रही है। अब वो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए बात करी कमिटिंग एन एक्ट, थ्रेटनिंग टू कमिट। यहाँ लॉफुल पर बात कर रहा है अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेनिंग का मतलब आपने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है सिर्फ जमीन बिल्डिंग वगैरह ही आएगी। प्रॉपर्टी में आप किसी का फोन, किसी की स्कूटी, कुछ भी बोल सकते हो। आपने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी ले ली या थ्रेट कर रहे हो कि मैं तेरी प्रॉपर्टी ले लूंगा। एंड ये जो भी आप एक्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ए और बी दो बंदे हैं जिनको एग्रीमेंट करना है। ए बी को थ्रेट कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, बी के पास एक क्या कहते हैं कार है। ए को वो कार परचेज करनी है बट बी को नहीं बेचनी है। ए बी को थ्रेट कर रहा है कि भाई तू मुझे अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच दे, अदरवाइज आई विल मीन्स मैं आपको पिटाई कर दूंगा। सीधी सी बात बोलते, पिटाई करना इज ऑब्वियसली फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। तो ए बी को बोल रहा है कि भाई तू मुझे अपनी कार भेज दे, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। अब बी जो है ये अगर कार ए को बेच देता है तो यहाँ पे हम ये बोले जाएगा कि बी की कंसेंट वाज नॉट फ्री। तो अगर हम इस कोएर्जन की डेफिनेशन को पढ़े, कमिटिंग एन एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी with an intention of causing any person to enter into an agreement। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी है। बी के पास कार है जो ए को बाय करनी है, बी नहीं बेच रहा। ए ने बी की पिटाई कर दी। अब बी ने ए ने ये एक्ट सॉरी कमिट कर दी है। अब बी उससे डर गया, बी ने अपनी कार बेच दी ए को। देन इट विल बी सेड कि बी की कंसेंट फ्री नहीं है। तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे कमिटिंग एन एक्ट, threatening to commit act forbidden by Indian Penal Code, unlawful detaining, threatening to detain any property with an intention of causing person to enter into an agreement। ये हमने कोएर्जन का मतलब समझा। अब कोएर्जन का दूसरा इंपैक्ट लेते हैं और इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। हु कैन गिव कोएर्जन एंड टू whom कोएर्जन कैन बी गिवन। कोएर्जन कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ए ऑफर्स बी टू बाय बी हाउस फॉर 10 लाख रुपीज। X threaten B to accept A offer. A offer B to buy B house for 10 lakhs. X is not a party to the contract. Means contract किसके बीच में हो रहा है? A और B के। और X B को डरा रहा है कि भाई तू A का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज आई विल किल यू। B यहाँ पे गलत हो गया, B accepted A's offer।
In this case, agreement is between A and B party to the contract, but the coercion, threat to kill, an act forbidden by Indian Penal Code has come from the third person. यहाँ पे जो कोएर्जन आ रहा है, थ्रेट आ रही है, वो पार्टी से नहीं आ रही है, जो कॉन्टेक्ट कर रही है थर्ड पार्टी से आ रही है। इस केस में भी ये माना जाएगा कि जो बी की कंसेंट है वो फ्री नहीं है। बी की कंसेंट was obtained through the coercion. Even the coercion has not come from the other party, it has come from the third party not being a party to the contract. आगे पढ़ते हैं। Coercion can be given to a third person. A offer B to buy B house for 10 lakhs. A threatened B to accept his offer, otherwise he will kill X, B's brother. In this agreement, in this case, the agreement is between A and B, but the coercion threat to kill is given to a third person. इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में डालें, A इसको ऑफर दे रहा है कि तू मुझे घर भेज दे, अदरवाइज आई विल किल योर ब्रदर एक्स। अब यहाँ पे जो थ्रेट जा रही है उसका इम्पैक्ट हो किसको रहा है, एक्स। उसका मतलब वो थ्रेट बेसिकली जा बी को रही है, बट वो उसका इम्पैक्ट अगर वो ए एग्जीक्यूट करेगा तो किसके ऊपर जाएगा, एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी लॉ ने ये माना है कि इस केस में अगर ए बी को बोला कि तू मुझे अपना घर भेज दे, अदरवाइज आई विल किल योर ब्रदर, इन दिस केस ऑल्सो अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को मीन्स इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि बी की कंसेंट फ्री नहीं है, इवन दो थ्रेट इज नॉट गिवन टू बी बट टू अ थर्ड पार्टी। तो कोएर्जन में जो दो चीज इंपॉर्टेंट निकल के आई, कोएर्जन गिवन बाय अ स्ट्रेंजर और कोएर्जन कैन बी गिवन टू अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब वन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम फ्रेंड लेते हैं तीसरा चीज कोएर्जन के बारे में। हमने मीनिंग समझा, हमने समझा हु कैन गिव कोएर्जन, टू हुम कोएर्जन कैन बी गिवन। अब हम समझते हैं अफेक्ट ऑफ कोएर्जन। कंसेंट गिवन बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ कोएर्जन, दैट्स कॉल्ड एग्री पार्टी। एग्री पार्टी का मतलब हम सिंपल लॉ में समझ रहे, जो पार्टी ने सफर करा है। कंसेंट गिवन बाय अ एग्री पार्टी मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the agreed party. इसका मतलब the party whose consent was obtained under the coercion has two options. He can continue with the contract and fulfill the obligation under the contract. He can go to the court and request court to rescind और कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। तो voidable का मतलब क्या हो रहा है, लॉ एग्री पार्टी को ऑप्शन दे रहा है, ही कैन कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट जहां पे उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, और अगर वो चाहे तो ही कैन गो टू द कोर्ट एंड रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल लेते हैं, ए ऑफर्स बी टू बाय बी हाउस फॉर 10 lakhs. X threatened B to accept C offer, otherwise he will kill B. B accepted A's offer. B will transfer ownership of the house and will receive the payment. अगर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है। हम ऐसे भी लेते हैं, बी खुद ही सोच रहा था घर बेचने की, उसके अंदर भूत थे, उसके अंदर वास्तु इशू था, एस्ट्रो इशू था, बट ए ने उसको बोल दिया कि मैं तुझे बेचना मैं तुझसे घर खरीदना चाहता हूँ। उसको धमका भी दिया, तो बी ने कहा चलो अच्छा घर जा रहा जाने दो, तो उसने बोला ये भे मेरे पैसे दे दो और ये लो तुम घर की चाबी ले लो। तो यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इवन ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस बी की कंसेंट फ्री नहीं थी, बट बी अगर चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकता है। He can go to the court and request the court to rescind, cancel the contract. So hence, effect of the coercion is that the contract become voidable at the option of the aggrieved party. What if aggrieved party has received the consideration and request court to rescind the contract? पहले मैं line read करता हूँ, example से समझाता हूँ। If the aggrieved party has received the consideration under a contract, then he has to refund the consideration when court rescind the contract. Example लेता हूँ, A और B. A ने B को ऑफर दिया कि भाई अपनी कार, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए की, आप मुझे बेच दो, अदरवाइज आई विल हार्म योर ब्रदर एक्स। बी और ए ने इसको 1 लाख रुपए हैंड ओवर कर दिए। अब बी के पास पैसा आ गया है, बट बी डज नॉट, और बी ने वो एग्रीमेंट भी से साइन कर दिया है। अब नाउ बी डज नॉट वांट टू सेल द कार। इन दिस सिनेरियो इफ बी अप्रोच टू द कोर्ट,
तो कोर्ट बोलेगा ठीक है बी तुम्हारी कंसेंट फ्री नहीं थी, वी गिवन we give an order that agreement is discarded, but in this scenario बी को बोला जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी कि आप ए के 1 लाख रुपए वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि पहला पार्ट कंसेंट फ्री कब नहीं होगी, जब कोएर्जन होगा। तो हमने ये समझा कोएर्जन क्या चीज है, कोएर्जन कौन दे सकता है, किसको दे सकते हैं, कोएर्जन का कॉन्ट्रैक्ट पे अफेक्ट क्या आएगा। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा एलिमेंट, जहां पे अगर ये चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होगी तो हम बोलेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस अब मीनिंग समझते हैं। अ कॉन्टैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस, इंड्यूस मतलब कॉज कहते हैं, या कॉन्टैक्ट हुआ है कैसे, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कब, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग मीन्स एग्जिस्टिंग, जो उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए मैंने डेफिनेशन जो है एज इट इज लॉ से कैप्चर करी है, सिर्फ मैंने उसको पॉइंट्स में ब्रेकअप करा है सो दैट बच्चों को समझने में इजी हो जाए। व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज कौन, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। When the relation subsisting between parties are such that one of the party बढ़ाएगा, one of the party is in position to dominate the will of other and the dominating party uses that position to obtain unfair advantage over others। यहाँ पे 3 पार्ट की बात कर रहे हैं कि पहली बात हम अगर सिंपल इसको एक सिंपल एग्जांपल में लेते, ए और बी 2 पार्टी एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब किसी कारणवश ए जो है, किस वो कारण क्या है वो पढ़ेंगे, किसी कारणवश ए जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है किसी कारणवश, और ए अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके बी से कुछ इस एग्रीमेंट में अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। इन दैट सिनेरियो इट विल बी कॉज कि जो बी की कंसेंट है इट्स नॉट फ्री, इट वाज कॉज बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं। पहली बात, 2 पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है, और सेकेंडली डोमिनेंट पार्टी ने अपनी उस पोजीशन का यूज करके कुछ अनफेयर एडवांटेज लिया है। तो ये दोनों चीजें अगर अपन बात करते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन में होना जरूरी है एक पार्टी का, और उसको उस पोजीशन पे उसने उस पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज लिया है। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ बी, बी ऑफर्स ए to sell his old car for 5 lakh rupees, where his market value is 3 लाख रुपए। यहाँ पे एग्जाम्पल में चेंज करते हैं, ये एग्जाम्पल में टाइपो एरर हो रहा है। यहाँ पे हम लेते हैं 3 लाख रुपए, और यहाँ पे हम लेते हैं फ्रेंड्स कितना, 5 लाख रुपए। तो हम इसको दोबारा से रीड करते हैं। ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ बी, बी ऑफर्स ए टू सेल हिज ओल्ड कार फॉर 3 lakh, whereas the market value is 5 lakhs. A accepted the B offer. In this case, A consent is obtained through undue influence explained as under. In this contract, B will be considered in a dominating position, being an employer of A. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अभी हम नीचे पढ़ेंगे, लॉ ने एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डीम करा है। कब हम मानेंगे कि 2 पार्टीज के बीच में जो पोजीशन है उसमें एक पार्टी को हम डीम कर रहे हैं वो डोमिनेंट पोजीशन है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में उसमें कवर हो रहा है एम्प्लॉयर विल ऑलवेज बी डीम टू बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन। तो यहाँ पे ए इज एन एम्प्लॉय, बी इज द एम्प्लॉयर, तो बी इज सेड टू बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन। B used his dominating position to be able to buy the car worth rupees 5 lakh rupees for 3 lakh rupees. Thus consent of A is obtained through undue influence। यहाँ पे undue influence की देखिए दोनों चीजें प्रेजेंट हुई है। क्या प्रेजेंट हुई है कि जो B है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और बी ने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के
एक ही कार जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख की है वो 3 लाख में बाय कर लिया। तो यहाँ पे इस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहे क्योंकि यहाँ पे जब कंसेंट फ्री नहीं होती है तो एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड अब इनिशियो। तो ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक ही कंसेंट को इट विल बी कॉल्ड नॉट द फ्री, इट वाज कॉज्ड ड्यू टू बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मैं दोबारा से एम्फेसाइज कर रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो पार्टीज के बीच में एक पार्टी को डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए और उस डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके उस पार्टी ने दूसरी पार्टी से अगेंस्ट अनफेयर एडवांटेज लिया है। आइए अब हम मेन चीज पे आते हैं। When party to a contract shall be deemed to be in a dominant position. Indian Contract Act deems that in following cases a party shall be deemed to be in a dominant position. वो सिचुएशन क्या है? पार्टी हैज अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर अदर। रियल का मतलब जो दिख रही है, अपरेंट और इन दोनों शब्दों का मतलब ये हमें दिख रहा है कि एक पार्टी हैज एन अथॉरिटी ओवर अदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मास्टर और सर्वेंट, और यहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं अगर सीधी सी बात बोले एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉयर हैज एन अथॉरिटी ओवर एम्प्लॉय, मास्टर हैज एन अथॉरिटी ओवर द एम्प्लॉय। पेरेंट चाइल्ड का लिखा हुआ है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के मतलब किसी सिचुएशन में वन पार्टी हैज एन अथॉरिटी ओवर अदर, then the party having authority will be deemed to be in dominant position। दो एग्जांपल इसमें मास्टर सर्वेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लिए। अब हम बात करते हैं पार्टी स्टैंड इन फिड्यूशरी रिलेशन टू दी अदर। अब ये फिड्यूशरी एक आपके लिए नया वर्ड ऐड हो रहा है, वो मैं आपको समझाता हूं। व्हेन पार्टी इज ट्रस्टिंग द अदर पार्टी स्टैंड्स इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू दी फर्स्ट पार्टी। अब एग्जांपल अगर लेता हूं से टीचर और स्टूडेंट का। नाउ स्टूडेंट पार्टी इज ट्रस्टिंग, यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्टूडेंट को हम बोलते हैं पार्टी और यहाँ पे टीचर को बोलते हैं अदर पार्टी। व्हेन स्टूडेंट इज ट्रस्टिंग द टीचर, टीचर स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू दी फर्स्ट पार्टी। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब हो रहा है ट्रस्ट वाला। स्टूडेंट टीचर पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो टीचर इज इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अगर टीचर इज इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप देन इट विल बी कॉल्ड कि टीचर इज हैविंग अ डोमिनेंट पोजीशन। मींस अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है। मैं इस चीज को आगे लेते हुए एक एग्जांपल से आपको इस कॉन्सेप्ट समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ए एक टीचर है और बी एक स्टूडेंट है। बी के पास आईफोन है और से उसकी मार्केट वैल्यू आ रही है सेकेंड हैंड फोन की 80,000 रुपए। ए बी को बोलता है कि भाई तू पढ़ाई कर ले, तू अपना मोबाइल फोन मुझे 10,000 रुपए में बेच दे, फोन ज्यादा मत कर, इंस्टा ज्यादा मत चला। तो बी ने वो फोन ए को 10,000 का बेच दिया। अब इसको इस एग्जाम्पल को इस फैक्ट्स में समझते हैं फ्रेंड्स। लॉ यहाँ पे ए और बी के बीच में डीम करेगा कि ए इज हैविंग अ डोमिनेंट पोजीशन बिकॉज बी इज ट्रस्टिंग द ए। अब बी ए ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके एक 80,000 का फोन फ्रेंड्स 10,000 में ले लिया है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि बी ने डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज लिया है। हेंस द कंसेंट ऑफ बी इज नॉट अ फ्री। तो आप मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस तरह से लॉ की लैंग्वेज को याद कर सके इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। Because gradually when you become the CA in a professional world, you have to use the professional language only. Party stands in fiduciary relation to the other. समझ में आ गया? अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। स्पिरिचुअल एडवाइजर गुरु एंड एडवाइजर लिख गया डिसाइपल मीन्स शिष्य जिसे हम बोल सकते हैं। डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, लॉयर एंड द क्लाइंट। यहाँ पे डिसाइपल शिष्य,
गुरु पे विश्वास कर रहा है, पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास कर रहा है, स्टूडेंट टीचर पे विश्वास कर रहा है, क्लाइंट लॉयर पे विश्वास कर रहा है। तो अगर एक पार्टी दूसरे पे विश्वास कर रही है तो जिस पार्टी पे विश्वास किया जा रहा है उस पार्टी को बोल रहे कि दैट पार्टी स्टैंड्स इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, और वो पार्टी इज डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन जिस पार्टी पे विश्वास किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट करते हैं, वेयर पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress। यहां पे एग्जांपल समझाता हूं, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट। अब एग्जांपल लेते हैं कि मेडिकल अटेंडेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट इज गेटिंग अ रिलीफ फ्रॉम द केयर टेकन बाय मेडिकल अटेंडेंट। अगर मेडिकल अटेंडेंट पेशेंट से कोई एग्रीमेंट करती है और जिसमें मेडिकल अटेंडेंट इज ऑब्टेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम द पेशेंट, तो यहाँ पे हम बोला जाएगा पेशेंट की जो कंसेंट है फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ये बोल रहा है कि मेडिकल अटेंडेंट इज डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। When party makes a contract, medical attendant makes a contract with a patient whose mental capacity is all this thing। तो यहाँ पे मेडिकल अटेंडेंट को लॉ क्या बोल रहा है? मेडिकल अटेंडेंट इज इन डोमिनेंट पोजीशन। तो ये जो सारे केसेस है फ्रेंड्स, ये सारे केसेस लॉ में डीम करे है कि जहां पे एक पार्टी को ये माना गया है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में। लॉ ने सिर्फ ये इस तरह से लैंग्वेज लिखी है मॉड्यूल में, और मैंने ये एग्जाम्पल लिख के समझाना चाहे कि इस लैंग्वेज से निकल के क्या आ रहा है। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या चीज होती है एंड व्हेन लॉ आईसीए डीम्स अ वन ऑफ द पार्टी टू बी इन डोमिनेंट पोजीशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हु कैन गिव अनड्यू इन्फ्लुएंस? ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। हमने कोएर्जन में पढ़ा था स्ट्रेंजर कैन गिव अनड्यू, स्ट्रेंजर कैन गिव अ कोएर्जन और कोएर्जन कैन बी गिवन टू अ स्ट्रेंजर, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में सिर्फ अ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पार्टी कैन नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जांपल समझाता हूँ। A is in dominant position, offer B to sell his old car for 5 lakh rupees। मार्केट प्राइस से उसकी 2 लाख रुपए। X being A friend convince B to buy A car and consequently B accepted A offer। Hence B consent was influenced by X advice। Hence, in this contract, there is a no undue influence because इसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में बताता हूँ। ए ने इसको ऑफर दी कि मैं आपको अपनी कार 5 लाख की बेचना चाहता हूँ और जिसकी मार्केट प्राइस मात्र 2 लाख रुपए थी। एक्स का फ्रेंड था और उसने बी को कन्विंस करा कि भाई आप ये कार ले लीजिए। बी उसकी बात मान गया। यहाँ पे इट विल नॉट बी सेड, ए यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में है बट यहाँ पे ए ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज नहीं करा है। बी जो है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले, बी किसके बहकावे में आया है? एक्स के बहकावे में आया है। एक्स यहाँ पे स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी है, और एक्स के बहकावे में आने के बाद बी ने अगर ए का ऑफर एक्सेप्ट करा है तो देन इट विल नॉट बी सेड कि ए हैज एक्सरसाइज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आपको होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओनली अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए अगर कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता किसी कारणवश तो हम ये बोलते कि बी की कंसेंट फ्री नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वो ए की वजह से हुई है। यहाँ पे बी का जो माइंड वॉश हुआ है वो एक्स ने करा है एंड एक्स इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। हेंस एज पर लॉ ओनली अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सरसाइज द अनड्यू इन्फ्लुएंस। होप आपको एक समझ में आया होगा और इस टाइप की केस स्टडीज भी एग्जाम में आ सकती है इस छोटे से पॉइंट के ऊपर। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। Essential elements of undue influence ये हम कर ही चुके हैं। One party to the contract shall be in dominant position. Dominant party use his position to obtain unfair advantage. If any of the condition is missing, there will not be any undue influence.
ठीक है, आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। A offers to sell B his car for 5 lakhs, market value 3 lakh rupees. B accepted the A offer. Though A is able to get unfair advantage as able to sell car at more than market price, there is no undue influence by A. Why? A was not in dominant position. ये एग्जांपल सिंपल सी अगर मैं बात करूं, आप किसी शॉप पे गए, हम शॉप को बोल देते सेलर और बी को बोलते बायर। वो शॉप पे सामान लेने गया, मार्केट उसने जो चीज थी कोई शर्ट ली और शर्ट को उसने कोट करा, उसने बोला कि सर इसकी प्राइस 5,000 रुपए है। और एक्चुअली में वही शर्ट अगर हम किसी थोड़ा सा और फार अवे मार्केट से लेते, उसकी प्राइस 2,000 रुपए आ रही थी। तो बी ने वो शर्ट एस से कितने की ली? 5,000 रुपए की, बट उसकी रियल वर्थ कितनी थी? 2,000 रुपए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये नहीं बोला जाएगा कि एक्स एस शॉपकीपर हैज एक्सरसाइज अंडर इन्फ्लुएंस, बिकॉज सेलर और बायर में सेलर इज नॉट डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। तो अनफेयर एडवांटेज सिंपल, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर रही है, इट डज नॉट मीन कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है, बिकॉज अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए द पार्टी ऑब्टेनिंग एन अनफेयर एडवांटेज मस्ट बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। तो होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। A is in need of money. A inquired into the market and lenders were offering loan at the rate of 20 to 25% per annum rate of interest, along with the requirement for a collateral like mortgage of house. He called A. A approached his employer to give loan. B agreed to give loan at 30% per annum without collateral. अब पॉइंट आता है, क्या बी को ये माना जाएगा कि बी हैज एक्सरसाइज द अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिकॉज बी तो एम्प्लॉयर है। तो अब आप बोल सकते हो कि बी इज इन डोमिनेंट पोजीशन। अब डोमिनेंट पोजीशन के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि डोमिनेंट पार्टी ने उससे कोई अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करा है। अब पढ़ते हम क्या एग्जांपल देते हैं। बी इज इन डोमिनेंट पोजीशन एज ही होल्ड रियल अथॉरिटी ओवर ए, बी इज एम्प्लॉय। B has not used his dominant position to obtain unfair advantage as A was not getting a loan in the market without collateral. A only helped B by giving loan at higher rate but without collateral. Since B, though in a dominant position, has not used his dominant position to obtain unfair advantage, there is no undue influence. तो इस केस में बी जो था वो डोमिनेंट पोजीशन पे था, बट उसने डोमिनेंट पोजीशन से अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। यहाँ पे ए जो था उसने अनफेयर एडवांटेज तो लिया, बट ए डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था। हेंस इन दोनों एग्जांपल्स में हम ये बोलेंगे कि देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिकॉज दोनों चीजें अगर हम बात करें, पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Effect of undue influence. Where consent to an agreement is caused by undue influence, the contract is voidable at the option of the aggrieved party. ये हमने समझ लिया है। कोइजन में भी एग्री पार्टी को लॉ ऑप्शन दे रहा था, he can rescind the contract, means contract is become voidable at the option of the aggrieved party. Second important point क्या आ रहा है फ्रेंड्स इसके अंदर, when aggrieved party approach to the court for rescission, cancellation of the contract, the court may cancel the contract on such term which court find fit. ये पॉइंट आपको एग्जांपल समझ में आएगा। A dominant party give loan to B at 40% per annum, market rate is 15% per annum. B approached the court for rescission, cancellation of contract as his consent was obtained due to undue influence. Court rescind the contract. Important point. With the direction that B shall pay interest at 15% per annum for the period money was used by. भाई यहाँ पे B ने पैसा तो यूज करा है, मार्केट का रेट कितना है 15%। तो हम बी कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई आप ए का पैसा लौटा दो विदाउट इंटरेस्ट। एटलीस्ट जितना टाइम बी ने वो पैसा यूज करा है, ए
बी को उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कोर्ट विल गिव द डायरेक्शन, और उसको कैसे बोला गया है लॉ में, व्हेन एग्री पार्टी अप्रोच टू द कोर्ट फॉर रिसीशन कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट मे कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सच टर्म विच कोर्ट फाइंड फिट। और ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में है। ऐसा कुछ भी चीज कोएडजन में नहीं थी, बिकॉज जहां पे फ्री कंसेंट में जिस टाइप से कंसेंट को बायस किया जा रहा है उस हिसाब से ही लॉ ने क्या कहते हैं रिलीफ दिया है एग्री पार्टी को। कोएडजन में आप किसी से जबरदस्ती कोई चीज करा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। कोएडजन में सिंपल क्या हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। बट यहाँ पे एग्री पार्टी के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डाली जा रही है कि भैया, कि इस एग्जांपल की बात करते कि तूने से 2 महीने पैसा यूज करा है तो 2 महीने का ब्याज 15% जो मार्केट रेट है वो तू ए को दे। तो होप आपको आज दो चीजें हमने कवर करी है फ्रेंड्स। क्या हमने कवर करा है, हमने पहले आज सबसे पहले हमने कवर करा है कंसेंट का मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड। और हमने ये पढ़ा है कि जब फ्री कंसेंट कब नहीं होती, उसमें 5 चीजों में से हमने 2 चीजें कवर करी है, कोएडजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आई विल टेक अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इस फ्री कंसेंट चैप्टर होने के बाद आई विल कम अप विद द case studies on the free consent which will provide more clarity to my dear students. Thank you.